गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सत्यम कुमार श्रीवास्तव आपका सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि 12th क्लास के स्टूडेंट आप लोगों को हमने लास्ट लेक्चर में बताया था फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन और उसका हाफ लाइफ टाइम, और उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल का लेक्चर वीडियो अपलोड किया था। आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों हम बताएंगे आपको कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन पर जो है कॉलिजन कॉन्सेप्ट काम करता है, यानी कि टक्कर सिद्धांत से कैसे अभिक्रिया होता है और उस टक्कर सिद्धांत से आप कैसे अभिक्रिया का वेग निकालोगे, कैसे पता लगाओगे कि अभिक्रिया का वेग टक्कर सिद्धांत पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो एक इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो है बच्चों, इसे आप ध्यान से पूरा देखिएगा और अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों। तो देख रहे हैं आप लिखा हुआ बोर्ड पर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिजन थ्योरी, इसका मतलब है टक्कर सिद्धांत की अवधारणा। देखो बच्चों, टक्कर सिद्धांत क्या होता है? जैसे हम लोग जनरली जानते हैं कि कोई भी अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारक के अणु आपस में अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, प्रतिफल बनाते हैं। लेकिन दरअसल हम लोग ये सिर्फ ये समझ कर बैठ जाते हैं कि वो अणु आपस में अभिक्रिया करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, वो अणुओं के बीच में क्या होता होगा, इस चीज पर हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे इस टक्कर सिद्धांत में। तो देखिए बच्चों, इस टक्कर सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो मैक्स स्ट्रॉज और विलियम लुईस के द्वारा किया गया था। दिखा हुआ यहाँ पर कि अभिक्रिया के वेग के संबंध में टक्कर सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स स्ट्रॉज और विलियम लुईस ने किया था। इस सिद्धांत की कुछ मुख्य बातें हैं जो इनके द्वारा दी गई है, पहले आप उसको देख लेंगे फिर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला पॉइंट कहता है बच्चों कि अभिकारक का अणु एक कठोर गोला होता है जिनके मध्य परस्पर टक्कर होने से रासायनिक अभिक्रिया होती है। यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक अभिक्रिया में बच्चों अभिकारक क्या है, तो समझो कि हार्ड बॉल है। क्या है? हार्ड गेंद है। जो आपस में गेंद टकराएंगे, यानी कि वो जब अभिकारक के अणु आपस में टकराएंगे, वो जो गोला हार्ड है वो टकराएगा, तब जाकर क्या होगा बच्चों, तो अभिक्रिया कंप्लीट होगा और तब प्रतिफल बनेगा। ये कहने का मतलब है मैक्स स्ट्रॉज और विलियम लुईस का। दूसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चों कि अभिक्रिया का वेग जो होता है अभिकारक के अणुओं के बीच प्रति सेकंड होने वाले टक्करों का समानुपाती होता है। यानी कि पर सेकंड जितना अभिकारक के अणु टक्कर करते हैं, ठीक है बच्चों, अभिक्रिया में जितना अभिकारक के अणु पर सेकंड टक्कर करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग टक्कर कंपनावृत्ति कहते हैं। और टक्कर कंपनावृत्ति का अभिक्रिया का वेग सीधा क्या हो जाता है बच्चों, तो समानुपाती हो जाता है, जिसे हम जेड के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। तो यानी कह सकते हैं बच्चों आप कि अभिक्रिया का वेग जेड का सीधा समानुपाती होता है। और जो तीसरा पॉइंट है बच्चों, इस पर फोकस करेंगे। तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चों, तो तीसरा पॉइंट कहता है कि टक्कर करने वाले अणुओं के बीच अभिक्रिया होने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा का होना आवश्यक है। यानी देखो बच्चों, कोई भी अणु अगर अभिक्रिया में टक्कर करने के लिए आएगा तो उसको क्या चाहिए, एक मिनिमम एनर्जी चाहिए जिससे वो टक्कर कर सके। और जो उसका मिनिमम एनर्जी है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं देहली ऊर्जा। इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जो चौथा पॉइंट है बच्चों, वो कहता है कि अणु की देहली ऊर्जा, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है बच्चों, और जो अणु की सामान्य ऊर्जा होती है, जो इसकी जनरल एनर्जी होती है, तो उनके बीच के अंतर को बच्चों क्या कहा जाता है, देहली ऊर्जा और समान ऊर्जा के अंतर को क्या कहा जाता है बच्चों, सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? सक्रियण ऊर्जा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और एक चीज आप याद रखोगे बच्चों कि कोई भी अणु देहली ऊर्जा पर सक्रिय होता है। देहली ऊर्जा पर क्या होता है? वो सक्रिय होता है। और सक्रिय जब देहली ऊर्जा पर होता है तो वो अणु की सामान्य ऊर्जा से देहली ऊर्जा हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। और ये जो देहली ऊर्जा जहां पर वो एनर्जी पर अणु एक्टिव हुआ है और जो उसकी लोएस्ट एनर्जी जो पहले के अंदर समान ऊर्जा थी, इनके बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों इसको जल्दी से आप नोट करोगे, इसको हम ग्राफिकली जो है क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो बच्चों, अब आपको बताने जा रहे हैं हम यहाँ पर जो सक्रियण ऊर्जा और अणु का सामान्य ऊर्जा और जो देहली ऊर्जा होता है उसके बीच का ग्राफ बच्चों, तो ध्यान से दीजिएगा। कहता क्या है बच्चों कि इस ग्राफ में आप ध्यान से देखो, हमने क्या किया बच्चों, तो देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये अभिक्रिया का बता रहा है, अभिक्रिया जैसे जैसे बढ़ रहा है उसकी बता रहा है। ये एनर्जी का ग्राफ है वाई एक्सिस पर बच्चों। तो देखो हमने यहाँ पर E3 लिया बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया, अभिक्रिया में हीट दिया है, क्योंकि अणुओं की ऊर्जा क्या आती है बच्चों, अणुओं की ऊर्जा कहाँ से आती है, तो अणुओं की ऊर्जा जो आती है बच्चों, वो उनकी बीच में जो अभिक्रिया कराते हो तो ताप देते हो या दाब देते हो, तो उससे उनकी ऊर्जा में क्या होती है, जो कह सकते हैं वृद्धि होती है, सामान्य ऊर्जा इंक्रीज कर जाता है। तो यानी कहने का मतलब बच्चों कि ये जो E1 आप देख रहे हैं ये एक सामान्य ऊर्जा है। तो बच्चों मान लेते हैं कि जब हमने इसको हीट दिया है तो ये सामान्य ऊर्जा अभिक्रिया का जो अणु टक्कर करने के लिए जो रेडी हुआ वो इस एनर्जी पर जाकर रेडी हुआ। कहां पर एनर्जी हुआ बच्चों? इस एनर्जी पर जाकर रेडी हुआ।
इसको हम लोग कह रहे हैं दहली ऊर्जा, E2 को क्या कह रहे हैं दहली ऊर्जा, E1 को सामान्य ऊर्जा बच्चों। यानी कि जनरल अभिक्रिया इस रेट पर हो रहा था, इस ऊर्जा पर हो रहा था होता अगर सब अणु में हम बाहर से उष्मा वगैरह नहीं देते बच्चों तो लेकिन जब हम इसको क्या कर रहे हैं कि हीट दे रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं मतलब जिससे अणु की एनर्जी बढ़ रहा है तो हम जनरली हीट करते हैं बच्चों। तो हीट से अगर मान लीजिए कि अणु की जो सामान्य ऊर्जा वो कहां चला गया बच्चों, इस टॉप लेवल पे चला गया। अब इस लेवल पर दहली ऊर्जा पर जैसे ही उसकी ऊर्जा चला गया यानी E1 E2 के पास पहुंच गया हीट देने से बच्चों, तो आप ध्यान से देखना कि दहली ऊर्जा पर क्या होता है बच्चों, तो अणु टक्कर करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है, टक्कर करना शुरू कर देता है। तो इस अणु पर टक्कर करता है और इसी अणु पर टक्कर जब करता है तो धीरे धीरे क्या होता है, टक्कर करके वो प्रतिफल बनाता है और प्रतिफल बनाने समय में वो क्या हो जाता है बच्चों, तो अपने न्यूनतम ऊर्जा पर चला जाता है। ये चीज हमने बताया था बच्चों एटॉमिक सिस्टम में भी, कोई भी मॉलिक्यूल्स जो होता है एटम्स होता है अपने लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहता है, कोई भी दुनिया का हर एक सब्सटेंस अपने लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहता है। तो जब प्रोडक्ट बनता है बच्चों, जब यहाँ प्रतिफल बनता है तब वो लोएस्ट एनर्जी को अपना शो करता है, लेकिन टॉप लेवल पर क्या करता है, तो टॉप एनर्जी पर यानी दहली ऊर्जा पर वो रिएक्शन करता है। तो अब देखो बच्चों दहली ऊर्जा ये है E2, सामान्य ऊर्जा क्या है E1, ठीक है, और प्रतिफल जो है यहाँ पर बन रहा है बच्चों। तो यानी कि दहली ऊर्जा और सामान्य ऊर्जा इसके बीच का अंतर जो है बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, EA का मतलब बच्चों यानी कि यह जो डिफरेंस देख रहे हैं इसी को हम लोग कहते हैं हिंदी में बच्चों सक्रिय ऊर्जा, शॉर्ट में इसको EA से दिखाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो नीचे बच्चों ध्यान से देखिए हमने फार्मूला भी लिख दिया है। सक्रिय ऊर्जा जो होता है क्या होता है बच्चों, दहली ऊर्जा माइनस सामान्य ऊर्जा होता है। नोट पॉइंट में देखिए बच्चों ध्यान देना है, हमने यहाँ पर जो नोट पॉइंट लिखा है कि टक्कर करने वाले अणुओं के बीच उपयुक्त विन्यास होने पर ही अभिक्रिया का प्रतिफल बनता है। उपयुक्त विन्यास होने पर कहने का मतलब बच्चों जैसे होता क्या है कि कई बार अणुओं के बीच में टक्कर होता है लेकिन बच्चों प्रोडक्ट नहीं बन पाता। अब आपको लगेगा कि टक्कर सिद्धांत में तो टक्कर होने से प्रोडक्ट बनता है, लेकिन कभी ऐसा होता है बच्चों कि अणु टकराए लेकिन उनका डायरेक्शन प्रॉपर सही नहीं होने के कारण टकराते हैं और फिर वैसे ही रह जाते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि टक्कर सिद्धांत में प्रत्येक टक्कर से अभिक्रिया का प्रतिफल बने। हाँ, वैसे टक्कर से अभिक्रिया का प्रतिफल जरूर बनेगा जिनमें क्या हो, तो अणुओं के बीच में एक प्रॉपर तरीके से टक्कर हो, एक विन्यास उपयुक्त विन्यास के अंतर्गत टक्कर हो तो वहां पर प्रोडक्ट बनता है, और जहां उपयुक्त विन्यास नहीं होता वहां पर टक्कर नहीं बनता, प्रतिफल टक्कर से नहीं बनता बच्चों। तो हम इसके लिए आपको एक उदाहरण देने जा रहे हैं। तो उदाहरण देख रहे हैं हमने क्या लिया बच्चों, हाइड्रोजन आयोडाइड के अणु को विघटन कराया है और क्या बनाया है, हाइड्रोजन और आयोडाइड गैस, ठीक है बच्चों। तो हाइड्रोजन और आयोडीन बन रहा है बच्चों। तो अब यहाँ पर ध्यान ये देना बच्चों कि जब हम इसको टक्कर करा रहे हैं तो क्या ये प्रतिफल किस तरीके से बना रहा है, प्रॉपर कहाँ है, इम्प्रॉपर कहाँ है। तो देखिए बच्चों हमने दो टक्कर दिखाए हैं। पहले पार्ट में आप देखना, ये पार्ट फर्स्ट जो देख रहे हैं बच्चों, इस पार्ट फर्स्ट में देखिए आप ध्यान से हाइड्रोजन आयोडाइड का हमने क्या लिया, अणु ले लिया, यहाँ हाइड्रोजन आयोडाइड का अणु लिया, दोनों आपस में सामने से टकराया बच्चों। लेकिन HI और HI के जब अणु टकरा रहे हैं बच्चों तो HI और HI ऐसे टक्कर कर रहा है जैसे आयोडीन के साथ हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ आयोडीन के साथ जब हाइड्रोजन टक्कर कर रहा है तो टक्कर करने के बाद अणु टूटेगा भी। तो जब टूट रहा है बच्चों तो फिर अपने ही मॉलिक्यूल्स में टूट जा रहा है, यानी फिर HI और फिर HI। तो आप हमें बताओ बच्चों कि क्या ये जो पहले हमारा था रिएक्टेंट वही प्रोडक्ट के रूप में भी आ रहा है, यानी कि ये क्या है, एक तरीके से इम्प्रॉपर टक्कर है। क्या बच्चों ये टक्कर है, तो इम्प्रॉपर है, इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, इसको कहते हैं अनुपयुक्त विन्यास। अनुपयुक्त विन्यास कहने का मतलब बच्चों, अनुपयुक्त का मतलब कि इस विन्यास से प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा पार्ट 2 पे आ जाते हैं बच्चों, ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, पार्ट 2 में क्या होता है कि HI और HI का हमने दो मॉलिक्यूल्स रखा है और HI का मॉलिक्यूल्स HI के मॉलिक्यूल से क्या कर रहा है, टक्कर कर रहा है। तो HI के मॉलिक्यूल से जब टक्कर कर रहा है बच्चों तो ध्यान देना यहाँ पर कि इस अणु को जब हम टक्कर कर रहे हैं तो देखना हाइड्रोजन और आयोडीन जो टक्कर हो रहा है बच्चों, तो देखो हाइड्रोजन आयोडाइड का दो मॉलिक्यूल्स ऐसे टक्कर कर रहा है जिसमें हाइड्रोजन एक पैरेलल फॉर्म में यानी एक रैखिक फॉर्म में और आयोडीन एक रैखिक फॉर्म में। तो जब यहाँ पर टक्कर होने से ये अणु ब्रेक करेगा बच्चों तो H अलग हो जाएगा और I अलग हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा H2 और ये हो जाएगा I2। H2 और क्या बन जाएगा, I2 बन जाएगा बच्चों, ठीक है। यानी कि यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसको आप कौन सा ओरिएंटेशन कहोगे बच्चों, इसको आप कहोगे प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्या कहोगे, प्रॉपर ओरिएंटेशन, इसको कहोगे उपयुक्त विन्यास। तो देख रहे हैं बच्चों हमने दोनों विन्यास आपको दिखाए। तो दोनों विन्यासों में प्रतिबल कौन एग्जिस्ट कर रहा है, ये
ये क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर अणुओं के बीच में एक उपयुक्त टक्कर हुआ, उपयुक्त विन्यास हुआ, और यहाँ पर अणुओं के बीच में प्रॉपर तरीके से यानी कि सही विन्यास नहीं होने के कारण यहाँ प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बच्चों। तो ये टक्कर सिद्धांत है, इसको जल्दी से आप नोट करोगे थ्योरी को। फिर इसके बाद बच्चों हम आगे जो है आप लोगों को बताते हैं, तो इसको हम नोट कीजिए। तो देखिए बच्चों, अब टक्कर सिद्धांत की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दो नोट पॉइंट बता देते हैं। जो टक्कर सिद्धांत का जो है पहला जो है वो तो अभिक्रिया का वेग बता देगा, दूसरा एक तरह से टक्कर सिद्धांत का दोष भी बता देगा, ठीक है। तो पहला जो कहता है नोट पॉइंट कहता है कि टक्कर सिद्धांत के अनुसार प्रभावकारी टक्कर के लिए सक्रियण ऊर्जा और अभिकारक के अणुओं का उपयुक्त विन्यास, ये दोनों काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि कोई भी अभिक्रिया होता है बच्चों, तो उसके बीच में प्रॉपर तरीके से टक्कर होना भी जरूरी है, और उनके बीच का जो कह सकते हैं विन्यास, जो हमने बताया था विन्यास में बच्चों क्या बताया था कि अणु किस तरह से टक्कर कर रहे हैं ना, किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि सही डायरेक्शन होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, अगर सही डायरेक्शन नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये दोनों चीज काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि कितना उसका एक्टिवेशन एनर्जी है और किस तरह से किस डायरेक्शन में उसका टक्कर हो रहा है। तो वहां पर जब हम लोग अभिक्रिया का वेग लिखते हैं, तो अभिक्रिया का वेग जो हो जाता है टक्कर सिद्धांत के अनुसार P × Jd है ना, e टू द पावर क्या है -A/RT। ये हम फॉर्मूला आगे जो है लेक्चर वीडियो में हम प्रूफ करेंगे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। ये एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है, कैसे हम अभिक्रिया में जो है ना अणु का सक्रियण ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं, वो चीज ये बताता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला में जो दिया गया है के लिए टक्कर सिद्धांत के लिए इस वेग का पालन होता है। तो Z बराबर क्या होता है, टक्कर कंपनावृत्ति होता है, बताया है प्रत्येक सेकंड टक्कर करने वाले, है ना, क्या होता है कि जो अणुओं की जो प्रत्येक सेकंड टक्कर होती है, प्रत्येक सेकंड में उसको टक्कर कंपनावृत्ति कहते हैं, इसको Z से निरूपित करते हैं। तो Z तो टक्कर कंपनावृत्ति बता देता है, ये जो होता है बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी बता देता है, R गैसीय स्थिरांक आप बिलियन चैप्टर से पढ़ते चले आ रहे हैं, T जो होगा बच्चों टेम्परेचर होगा, ताप यहाँ पर केल्विन में होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, और P जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक फैक्टर है वो है टक्कर की संख्या, यानी कि कितना टक्कर हो रहा है अणुओं के बीच में, उसकी संख्या को बताएगा P जो है ना बच्चों। तो ये टक्कर का जो है ना कह सकते हैं कि अभिक्रिया के वेग के संबंध में जो टक्कर सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था मैक्स स्ट्रॉज और विलियम लुइस के द्वारा, उनके लिए जो P का फॉर्मूला बनती है, जो अभिक्रिया का वेग का फॉर्मूला बनता है, वो बनता है P × Jd टू द पावर -A/RT। और हमने बार बार बताया ये जो है फॉर्मूला ये हम प्रूफ करेंगे आपको, तो वहां एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। दूसरा देखो बच्चों, जो दूसरा नोट पॉइंट है, इसको हम कह सकते हैं एक तरीके से कि ये आपको बताएगा डिफेक्ट ऑफ कॉलिजन कॉन्सेप्ट। एक तरह से इसको हम कह सकते हैं डिफेक्ट ऑफ, क्या कह सकते हैं, कॉलिजन कॉन्सेप्ट। डिफेक्ट ऑफ कॉलिजन कॉन्सेप्ट का मतलब बच्चों कि एक तरह से ये कॉन्सेप्ट का ये एक प्रकार का दोष भी हो सकता है। दोष कैसे हो सकता है बच्चों, ये टक्कर सिद्धांत का क्यों दोष कहला सकता है, क्योंकि देखो टक्कर सिद्धांत के अनुसार जो कहा जा रहा है बच्चों, आपको क्या कहा जा रहा है कि परमाणु और जो अणु जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या होता है, उनका एक कठोर गोला होता है, वो एक हार्ड स्फीयर माने गए हैं। लेकिन हार्ड स्फीयर माने गए हैं, लेकिन इनकी संरचना पर ये जो सिद्धांत है वो कोई विचार स्पष्ट नहीं करता। ऐसा तो नहीं कि हमने टक्कर सिद्धांत में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बता दिया, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बता दिया, ऐसा तो नहीं किया हमने। सिर्फ टक्कर सिद्धांत में एक तरह से कह सकते हैं कि एक प्रेडिक्शन किया है ना, एक तरह से जो कह सकते हैं कि जो विलियम लुइस और जो आपका मैक्स स्ट्रॉज था, इन्होंने एक प्रेडिक्शन किया था कि ऐसा होता है कि अणु जो होते हैं या परमाणु एक हार्ड स्फीयर होते हैं जिनके बीच टक्कर होने से अभिक्रिया होती है। तो यह सिद्धांत जो है बच्चों, ये कोई संरचना पर इनकी विचार कर नहीं रहा है, सिर्फ ये बता रहा है कि अभिक्रिया में अणु का जो दिया गया है, शेप जो दिया गया टक्कर करने के लिए, वो एक हार्ड स्फीयर दिया गया है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चों कि ये सिद्धांत ही क्या बताएगा, तो आपको जो है ना अणु और परमाणु की संरचना पर विचार करेगा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चों। तो इसको हम टक्कर सिद्धांत का दोष भी कह सकते हैं दूसरे नोट पॉइंट को। तो बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया कि अभिक्रिया के वेग के संबंध में टक्कर सिद्धांत क्या होता है, टक्कर सिद्धांत में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण है, और टक्कर सिद्धांत में किस प्रकार से प्रॉपर ओरिएंटेशन और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है, यानी उपयुक्त विन्यास और अनुपयुक्त विन्यास क्या होता है, और कैसे प्रतिफल बनता है। तो हमने बताया था उपयुक्त विन्यास से क्या होता है, तो प्रतिफल बनता है, और उपयुक्त विन्यास से प्रतिफल नहीं बनता बच्चों। और फिर हमने ये भी बता दिया आपको सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा, जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आप समझिएगा और उसको याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको शॉर्ट क्वेश्चन में देता है देहली ऊर्जा से आप क्या समझते हो, सक्रियण ऊर्जा से आप क्या समझते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं बच्चों।
तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी इस लेक्चर में मिल जाएगा। ग्राफ भी हमने समझा दिया है कि कैसे आप सक्रिय ऊर्जा और दैनीय ऊर्जा के बीच में और सामान्य ऊर्जा के बीच में ग्राफ दिखाओगे, और टक्कर कैसे कराया जाता है प्रॉपर तरीके से जिससे प्रतिफल बनता है। तो बच्चों इस लेक्चर में आपको जो भी समस्या कर रहा गया होगा या जो भी पॉइंट्स ऐसे जो क्लियर नहीं हुए होंगे या कोई भी मन में अगर सवाल होगा तो आप इसे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, जिसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।